गरीब मम्मी नहीं चाहिए। चलो बच्चों, आज तुमने बहुत खेल लिया, अब अंदर चलकर खाना खा लो। माँ पहले आप हमें आइसक्रीम दिलवा दो, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। हाँ माँ, देखो वहाँ पर सबकी माँ ने आइसक्रीम दिलवा रही है, आप भी हमें आइसक्रीम दिलवा दो ना माँ। बेटी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें मैं आइसक्रीम कहाँ से दिलवाऊं? तुम्हें तो पता ही है घर में कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। नहीं माँ, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, आपके पास पैसे होंगे, आप तो जानबूझकर हमें आइसक्रीम नहीं दिला रही हो। हमें आइसक्रीम खानी है तो खानी है। बेचारी सरला दुविधा में पड़ जाती है। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती और उसकी दोनों बेटियां आइसक्रीम के लिए जिद कर रही होती हैं। तभी उनका पति सुधीर आता है और कहता है, अरे बच्चों, चलो आज पैसे नहीं है, फिर कभी आइसक्रीम अपने पापा के साथ खाना, जब तुम्हारे पापा के पास पैसे आ जाएंगे। सुधीर अपनी दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर जा रहा होता है और धीरे से सरला के कान में कह देता है, इन दोनों को मैं संभाल लेता हूँ, जाओ तुम खाना परोसो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुधीर की बात मानकर सरला घर के अंदर जाती है और सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग रूखी सूखी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन सरला अपनी दोनों बेटियों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और दोपहर में उन्हें वापस स्कूल लाने के लिए निकल पड़ती है। मेरी दोनों बेटियां स्कूल से छुट्टी होकर निकल ही रही होंगी, मुझे फौरन स्कूल पहुंच जाना चाहिए। सरला फौरन अपनी बेटियों को स्कूल से लाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह स्कूल के बाहर पहुंचती है, कुछ ही देर में उसकी दोनों बेटियां अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकल कर आती हैं। अपनी माँ को देखकर वो दोनों मुंह फेर लेती हैं और वहां से जाने लगती हैं। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ जा रही हो? रुको रुको, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अपनी माँ को देखते ही वो दोनों मुंह बना लेती हैं और अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहती हैं, मैंने कितनी बार कहा है कि हमें स्कूल लेने के लिए मत आया करो, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं हो, हमेशा हमारी वैल्यू गिराती हो। और कोई साड़ी नहीं थी क्या आपके पास पहनने के लिए? हमेशा इस फटी हुई साड़ी को ही पहन कर रहती हो। आपको देखकर तो मुझे माँ बोलने का भी मन नहीं करता। अब हमसे दूर होकर चलना, हमारे साथ मत चलना। शीतल और प्रिया को अपनी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गरीब थी। बेचारी सरला ये सब सुनने के बाद बहुत उदास हो जाती है। सरला एक डिवोर्स औरत थी और उसकी 2 बेटियां थी, लेकिन इस गरीबी के चलते वह अपनी बेटियों को वो जिंदगी नहीं दे पा रही थी जो कि वो उन्हें देना चाहती थी। तो वहीं अपनी गरीब माँ के साथ रहने में दोनों बेटियों को बहुत शर्म आती थी। काश हमारी माँ कोई अमीर होती, कम से कम वो हमारी ख्वाहिश तो पूरा कर सकती। हमारी माँ तो हमेशा घर के अंदर ही पड़ी रहती है, 1 या 2 रुपए भी मांग लो तो वो भी उनसे नहीं निकलते। प्रिया और शीतल को अपनी गरीब माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ जिस कंपनी में सुधीर काम किया करता था, उस कंपनी की ओनर यानी कि रेहाना सुधीर को बहुत पसंद करती थी। सुधीर जी, आपके काम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। ये लीजिए, मैंने इस फाइल पर सिग्नेचर कर दी है। वैसे आज बारिश बहुत तेज हो रही है, एक काम कीजिएगा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी, मुझे उधर ही एक साइट पर जाना है। रेहाना उस दिन सुधीर को अपनी कार में बैठा लेती है। घर के बाहर रेहाना की कार आकर रुकती है, जिसे देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। कार से जब उन दोनों के पिता बाहर निकलते हैं, वह भागकर अपने पिता को गले से लगा लेती है। तभी रेहाना अपनी कार से वहां से चली जाती है। अरे वाह पिताजी, आज आप कार में बैठ कर आए हो, कितनी अच्छी बात है, आप ऐसे ही रोजाना कार में आया करो। हाँ पिताजी, और वो औरत कौन थी? बहुत अमीर लग रही थी। वो औरत मेरी मैडम थी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसकी ओनर है। और तुम दोनों इतना क्यों पूछ रही हो? चलो अब घर के अंदर चलो, बारिश हो रही है। सुधीर अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर ले जाता है। जब से शीतल और प्रिया को अपने पिता की अमीर मैडम के बारे में पता चलता है, वो अपनी माँ को और भी ज्यादा ताना देना शुरू कर देती हैं। अरे वो मैडम कितनी सुंदर है और कितनी अमीर है, अगर वो औरत हमारी माँ होती तो आज हम भी गाड़ियों में ही घूम रहे होते। हाँ हाँ, मेरे पास भी अपनी खुद की एक गाड़ी होती और बहुत सारे खिलौने होते, अच्छे अच्छे कपड़े होते, और हमारी गरीब माँ तो हमें हाथ में चूड़ियां भी नहीं पहनवा सकती। ये सुनकर बेचारी सरला को बहुत दुख होता है, जिसके चलते उस रात वह अपने पति सुधीर से कहती है, अजी मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी काम ढूंढ लेती हूँ, मेरे पास 2 पैसे होंगे तो मैं उनकी मदद की चीजें उन्हें दिलवा सकूंगी। नहीं सरला, तुम्हें कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटियों को अभी समझ नहीं है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। इधर सुधीर अपनी पत्नी सरला को समझा रहा होता है, उधर प्रिया और शीतल अपने पिता की शादी उनकी मालकिन से करवाने की सोच रही होती हैं। मुझे तो अमीर माँ चाहिए, मुझे गरीब माँ नहीं चाहिए। एक बार पिताजी की शादी उनकी अमीर मैडम से हो जाए तो फिर हमें अमीर माँ मिल जाएगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? रात भर प्रिया और शीतल अपना प्लान बनाते हुए और अगले दिन वह दोनों रिहाना के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों रिहाना से कहती हैं, हमारे पिता इतने स्मार्ट हैं और हम जानते हैं कि आपको हमारे पिता बहुत पसंद है, आपकी आंखों में उनके लिए प्यार दिखता है। यहाँ पर 2 प्यार करने वालों को मिलवाने के लिए आए हैं हम, क्या आप हमारे पिता से प्यार करती हो?
सुधीर की बात होते ही रिहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो हाँ कर देती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर सुधीर को फंसाते हैं। रिहाना अपने प्यार के जाल में सुधीर को फंसाकर उसे अपना कर लेती है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारी दोनों बेटियों की मैं अच्छे से देख रेख भी करूंगी और उन्हें हमेशा अपना ही मानूंगी। सुधीर रिहाना की बातों में आ जाता है, जिसके बाद वह उसी से शादी कर लेता है। जब इस बात का पता चलता है सरला को, तो वो रिहाना के घर पर अपने पति और अपनी दोनों बेटियों से मिलने आती है। अजी ये सब क्या हो रहा है? आप तो मेरे पति हो ना, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हो? और तुम दोनों भी यहाँ पर हो। अपनी माँ के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? हमें गरीब माँ नहीं चाहिए, हमें तो अमीर माँ चाहिए। आप बहुत गरीब हो और आप हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकती। रेहाना माँ हमारी सभी ख्वाहिशों को पूरा करती है, जो चाहो वो हमें मिल जाता है। आज से हम आपके साथ नहीं रहेंगे, चली जाओ यहाँ से। शीतल और प्रिया अपनी सौतेली अमीर माँ के घर से अपनी गरीब माँ को निकाल देती हैं। बेचारी सरला रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रेहाना अपना रंग बदल देती है और उसकी दोनों बेटियों के ऊपर खूब अत्याचार करती है। इस घर में तुम मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब तक काम नहीं करोगी तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। बड़ी आई रईसों की तरह रहने के लिए। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि तुम दोनों सुधीर जी की बेटियां हो। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा कूड़े खाते में डाल देती। तुम दोनों उसी के लायक हो। रेहाना का ये बर्ताव देखकर दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब वह अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वह इन सब में शामिल थी। कुछ ही समय में उन दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते सुधीर को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहाँ वह अपने पिता को सारा सच बताती है। इसमें ना तो तुम कसूरवार हो, बल्कि मैं भी कसूरवार हूँ। अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर मैंने रेहाना से शादी कर ली, सिर्फ उसकी दौलत और शोहरत देखकर। लेकिन अब मैं इस कारखाने में और नहीं रह सकता। सुधीर रेहाना को डिवोर्स दे देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी सरला को ढूंढता है और उसी से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया शीतल भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और अपनी माँ से माफी मांगती हैं। अब वह सभी मिलकर एक खुशहाल परिवार की शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे वैशाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर खाने में कुछ बना दो, क्योंकि तुम्हारी ननद आने वाली है और वो भूखी होगी। जहाँ तो वैशाली का चेहरा खिलखिला रहा था, वहीं अपनी ननद के आने की खबर सुनते वो मुरझा जाती है और चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी ननद घर पर आ जाती है और अपनी माँ से बात करने लगती है। अरे माँ, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले तो मुझसे बहुत काम करवाते। दिन भर मैं घर पर काम करती रहती हूँ, जरा भी आराम करने को नहीं मिलता। ऊपर से मेरी सास तो मुझे एक पल भी सांस नहीं लेने देती। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे बेटी, तू तो जानती ही है ये सब तो होता ही रहता है। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरी सास तुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव करेगी। लेकिन तू अपना सबसे बेस्ट दे और सबके साथ अच्छे से रहे। वही तो करती हूँ, लेकिन अब ये बताओ भाभी कहाँ है? मैं इतनी देर से आई हुई हूँ, उन्हें मेरे लिए चाय नहीं बनानी चाहिए थी? ऊपर से एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया मुझे, बहुत जोरों से प्यास लगी है। तभी वहां पर वैशाली एक गिलास पानी लेकर आती है और मेघा को दे देती है। ये लीजिए नंद जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा। मेघा मुंह बनाकर पानी ले लेती है और पी लेती है, जिसके बाद वैशाली अपनी ननद के लिए चाय लेकर आती है। चाय और नाश्ता करके मेघा अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। फ्रेश होने के बाद मेघा खुद से कहती है, अरे वैशाली भाभी तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आज मैं उनसे लिए अपने लिए चाउमीन बनवाऊंगी। मेघा ऐसा सोचकर वैशाली के कमरे में जाती है, जहां पर वैशाली घर के सारे काम करने के बाद आराम से बैठी होती है। उसे बैठा हुआ देख मेघा से बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो उससे कहती है, अरे भाभी, अभी तक आराम कर रही हो? चलो उठो और एक काम करो, जाओ मेरे लिए चाउमीन बना दो, मुझे चाउमीन खाने का बहुत मन हो रहा है। क्या कहा? आपको चाउमीन खानी है? अगर चाउमीन खानी है तो बाहर से ऑर्डर करवा लो, क्योंकि मुझे तो चाउमीन बनानी आती ही नहीं। वैशाली की बात सुनकर मेघा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी भाभी से कहती है, आजकल कोई भी चीज बनाना मुश्किल नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें चाउमीन बनाने की रेसिपी देख लीजिए। और मैं बाहर का ऑर्डर नहीं करना चाहती, मुझे तो आपके हाथ की खानी है। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर में चाउमीन बनाकर मुझे मेरे कमरे में दे जाना, ठीक है? ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी वैशाली अपने फोन से चाउमीन की रेसिपी देखकर अपनी ननद के लिए चाउमीन बनाना शुरू कर देती है। चाउमीन बनाने के बाद वह अपनी ननद को उसके कमरे में देने जाती है। ची ची ची, ये क्या बनाकर रख दिया? अरे तुम्हें नहीं आता था तो नहीं बनाती खाना, बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कहा ही था, लेकिन नंद जी तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मुझे सच में चाउमीन बनाने नहीं आती थी, लेकिन आपने मुझसे जबरदस्ती चाउमीन बनवा दी। मेघा ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ उर्मिला कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? आज ही तो आई है और आज आते ही रो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना?
अब तुम ही बताओ माँ, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? भाभी को मैं कोई एक काम बता देती हूँ तो वो फट से मना कर देती है, और फिर अगर करती भी है तो उस चीज को बिल्कुल बिगाड़ देती है ताकि मैं दोबारा उन्हें कोई काम ना बता सकूं। जरा एक बार इस चाउमीन को खाकर देखो, ये कैसी बनी है। उर्मिला चाउमीन को खाती है तो वो अपने मुंह से सारी चाउमीन उड़ेल देती है। हाय हाय हाय, ये कैसी चाउमीन बनाई है? अरे बहू, तुझे चाउमीन बनानी भी नहीं आती? अपनी सास के आगे वैशाली कुछ नहीं कह पाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मेघा अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद वैशाली को बहुत खुशी होती है और वो अपने तरीके से रहने लगती है। कितने दिनों बाद जान और सुकून एक साथ अपने ससुराल में देख रही हूँ, क्योंकि मेरी ननद आजकल अपने ससुराल से यहाँ पर नहीं है। काश ऐसा ही सब कुछ चलता रहे। वैशाली ऐसा कहकर खुश हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुद की ही नजर अपनी ही खुशियों पर लग जाती है। बेचारी वैशाली के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो आराम से सोफे पर बैठी होती, तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। ओहो, अब कौन आ गया? कोई चैन से चाय भी नहीं पीने दे सकता। देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। वैशाली जैसे ही दरवाजा खोलती, दरवाजे पर मेघा सम्मान के साथ खड़ी होती है और वो घर में आ जाती है। इस बार मेघा गर्भवती भी होती है। अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहोगी या फिर मेरा सामान उठाकर अंदर लेकर चलोगी? मेघा के ऐसा कहने पर वैशाली मेघा का सामान लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे ननद जी, आपकी हालत तो ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया है तब से ही मेरी हालत खराब है, और मेरे ससुराल वाले मुझसे इतना काम करवाते हैं कि अब मुझसे वहां रुका नहीं जाता। और तुम्हें भी अपने मायके जाने की जरूरत नहीं है। देखो, अब मैं आ गई हूँ तो मेरी देखरेख के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। आज से तुम मेरी देखरेख करोगी। मेघा की बात सुनकर वैशाली अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं किसकी काली नजर मेरी खुशियों पर पड़ गई, जो मेरी ननद वापस मुझे परेशान करने के लिए मेरे ससुराल में आ गई। अब मैं क्या करूं? खैर, कर भी क्या सकती हूँ, गरीब परिवार से हूँ। अगर ज्यादा कुछ कहा तो मेरी ननद मुझे मेरे ही ससुराल से निकलवा देगी, इसलिए जो कहती है मुझे सुन लेना चाहिए। तभी मेघा वैशाली के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, अरे भाभी, कहाँ खो गई हो तुम? जाओ जाकर मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी, अरे नहीं नहीं नहीं, ठंडा पानी नहीं, बल्कि मेरे लिए ना ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आओ। मेघा के कहने पर वैशाली रसोई में जाती है और एक ठंडा शरबत लाकर अपनी ननद को पिला देती है। ऐसे ही अब मेघा रोजाना अपनी भाभी को परेशान करती है और अपने छोटे से लेकर बड़े तक के सारे काम अपनी भाभी से ही करवाती है। इस बार वो वैशाली को बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन कुछ दिन बाद वैशाली की तबीयत खराब होती है और वो उल्टियां ही उल्टियां करने लगती है। मुबारक हो आप सभी को। मैं माँ और मेरी सास, आप दादी बनने वाली हो और चिराग जी पिता बनने वाले हैं। जब से वैशाली ये खबर अपने ससुराल में बताती है, तब से सब लोग उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं। कोई भी मेघा के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। वो अपनी माँ से भी कोई काम कहती तो उसकी माँ सबसे पहले अपनी बहू को देखती। ये फर्क देखकर मेघा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक दिन रोते हुए अपनी माँ और अपने भाई से कहती है, जब से आप सभी को ये पता चला है कि भाभी भी गर्भवती है, तो आप सभी ने अपनी बेटी के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। अरे क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? मुझे तो आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो, और ये फटीचर गरीब खानदान की लड़की, इसकी सेवा कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मेघा की ये बात सुनकर उर्मिला अपनी बेटी को समझाती है, बेटी देख, शादी के बाद हमारी बेटियां पराई हो जाती हैं। हम उनके दुख मुसीबत में उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन ये तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान नहीं करते, बल्कि जब तुम वहाँ से बोर हो जाती हो तो यहाँ पर अपनी भाभी को परेशान करने के लिए आ जाती हो। लेकिन ये हमारे घर की पहली खुशी है, जिसमें हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तुझे भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए था। अपनी खुशी को तुझे अपने ससुराल वालों के साथ बांटना चाहिए था, ना कि यहाँ आराम करने के लिए आना चाहिए था। उर्मिला की बात सुनकर मेघा को अपनी गलती का पछतावा होता है। तभी वहाँ पर राहुल अपनी माँ शीतल के साथ मेघा को लेने के लिए आ जाता है। ये देख मेघा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। उस दिन के बाद से मेघा अपनी भाभी को परेशान करने फिर कभी नहीं आती, और अब वह अपनी भाभी के साथ अच्छे से रहने लगती है।